स्कॉलर्स रेफरेंस में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस का पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा है। पार्ट 2 में हम लोगों ने डाइजेशन के बारे में, उनके अलग अलग प्रोसेसेस के बारे में डाइजेशन में जाना था। इंगेशन किसे कहते हैं, फिलहाल तो उस पार्ट में केवल इंगेशन के बारे में बात हुई थी। आज हम यहाँ डाइजेशन का पूरा पार्ट लेकर के आए हैं और अभी तक आप लोगों ने मेरा वो वाला पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले जा करके मेरा इससे पहले का प्रीवियस पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड देखिए, ताकि आपको डाइजेशन के ऊपर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट जरूर दें। मैं और मेरी टीम आपके किसी भी प्रकार के डाउट को फुल्ली क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले समय में आपको और भी अच्छे वीडियो प्राप्त हो सके, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी 100% क्लियर हो जाए। तो आइए हम लोग अपने डाइजेशन के प्रोसेस में चलते हैं। इस प्रोसेस में इससे पहले वाले में मैंने बताया था कि फूड जो है वो ग्राइंड होने के बाद, हमारे बकल कैविटी के द्वारा ग्राइंड होने के बाद, पेस्ट बनने के बाद फूड पाइप के द्वारा हमारे स्टोमक में आता है। स्टोमक होता क्या है? स्टोमक हमारे बॉडी का एक जे शेप्ड का ऑर्गन है। जैसे कि मैंने यहाँ बना रखा है, आप देख सकते हैं। स्टोमक जो है वह जे शेप्ड का ऑर्गन है और जब यहाँ पे फूड यहाँ से आती है फूड, तो यहाँ पे जब फूड के पेस्ट पहुंचते हैं तो यहाँ से हमारे डाइजेशन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। यानी कि स्टोमक में फूड पहुंचने के बाद डाइजेशन के प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं। फूड स्टोमक में लगभग 3 से 4 घंटे तक भोजन हमारे स्टोमक में मौजूद रहता है और स्टोमक के वाल्स से 3 प्रकार के अलग अलग एंजाइम्स निकलते हैं, जिन्हें हम गैस्ट्रिक जूस के नाम से जानते हैं। ये गैस्ट्रिक जूस 3 होते हैं। पहला जो होता है उसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे आप चाहें तो फॉर्मूला के रूप में HCl भी कह सकते हैं। दूसरा जो होता है उसे कहते हैं पेप्सिन, और तीसरा जो होता है वो होता है हमारा मुकस। तो ये 3 अलग अलग एंजाइम्स जो है हमारे स्टोमक के वाल से रिलीज होते हैं। सबसे पहले हमारा मुकस रिलीज होता है और मुकस जो है तभी इस स्टोमक में रिलीज होता है जब HCl मौजूद रहता है। अगर HCl ना हो तो मुकस कभी भी रिलीज नहीं करेगा। मुकस जो होता है हमारे स्टोमक के चारों तरफ लेयरिंग बनाता है, जिससे HCl जो है वह हमारे स्टोमक में, HCl हाइड्रोक्लोरिक एक एसिड है जो कि हमारे स्टोमक के मेम्ब्रेन या फिर वाल को नुकसान न पहुंचाता है। और सबसे पहले अगर हम बात करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे फूड में आकर के मिलता है और मिलने के बाद इसके 2 फंक्शंस होते हैं। पहला जो होता है वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, यानी किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम लोग जब कुछ भी खाते हैं या पीते हैं तो उस दौरान ढेर सारे बैक्टीरिया और तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं वो हमारे पेट में जाते हैं। तो उनको तो पहले सलाइवा जो है वह हमारे मुंह में ही उन्हें खत्म करने का, डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन फिर भी कुछ जो बच जाते हैं उन्हें हमारे फूड में HCl जब स्टोमक में पहुंचता है तो HCl जो है उन्हें किल कर देता है। दूसरा HCl का काम रहता है कि ये जो अनडाइजेस्टेबल फूड हम लोग अगर ले लेते हैं उनको स्पॉइल करता है, यानी स्पॉइल द अनडाइजेस्टेबल फूड।
तो ये दो काम जो है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। दूसरा जो एंजाइम है वो पेप्सिन है। पेप्सिन जो है एक प्रकार का एंजाइम्स है और ये फूड में मौजूद जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं उन प्रोटीन के मॉलिक्यूल को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में बदलता है, यानी कि उनके छोटे छोटे बॉल्स के रूप में बदलता है ताकि आगे जाकर के इस स्मॉल स्टेटाइन में ये आसानी से डाइजेस्ट हो सके। प्रोटीन और फैट ये दोनों एक ऐसे न्यूट्रिएंट है जो आसानी से डिसॉल्व नहीं होते हैं, यानी कि इनसॉल्युबल फॉर्म से सॉल्युबल फॉर्म में नहीं बदलते हैं। तो इनको दो अलग अलग क्रियाओं के द्वारा क्या करते हैं, डाइजेस्ट करना पड़ता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल को। तो सबसे पहले गैस्ट्रिक जूस से निकला हुआ पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में बदलते हैं, स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ ट्राइप्सिन, स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ ट्राइप्सिन में बदलता है। और तीसरा जो मुकस, मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि मुकस जो होता है वह हमारे स्टोमक के चारों तरफ, स्टोमक और साथ ही साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में भी इसके आगे क्या करता है, लेयरिंग कर देता है, यानी लेयरिंग द स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसकी वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड पे तो अपना असर दिखाता है लेकिन स्टोमक के मेम्ब्रेन या वॉल पे असर नहीं दिखाता है। कभी कभी यही मुकस कमजोर हो जाता है तो जिसकी वजह से हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वह स्टोमक पे वॉल पे असर दिखाने लगता है, जिसकी वजह से हमारे पेट में घाव हो जाती है और इस बीमारी को अल्सर अथवा पेप्टिक अल्सर के नाम से जानते हैं। तो यहां तक रहा हमारा स्टोमक के बारे में। रुको, इसके आगे हम पढ़ते हैं अपने जब फूड के सारे प्रोसीजर डाइजेशन के फर्स्ट फेज के प्रोसीजर जो है वो स्टोमक में हो जाता है, तो उसके बाद फूड हमारा पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसे हिंदी में छोटी आंत भी बोलते हैं। इसकी लंबाई सबसे ज्यादा यानी 6.5 मीटर होती है। पूरी हमारे एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई 9 मीटर की होती है और सिर्फ हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई जो होती है वह 6.5 मीटर की होती है। लेंथ में ये सबसे बड़ा है लेकिन ये नली जो होती है बहुत ही छोटी होती है, इसीलिए इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन पड़ा है। यहाँ पे भोजन पहुंचने के बाद ये मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन बना के रखा है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है एक, अगर आप कहें तो हमारे पेट के अंदर स्टोमक के पार्ट के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन जो है स्टोमक के आगे एक क्वाइल्ड के रूप में मौजूद रहता है। और यहाँ पे जब भोजन पहुंचती है तो यहाँ पे पहुंचने के बाद जब स्टोमक से भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचती है तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है दो अलग अलग ग्लैंड से जुड़ा होता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन receives two gland, दो अलग अलग ग्लैंड से जुड़ा होता है। फर्स्ट जो होता है उसे कहते हैं लीवर एंड सेकंड जो होता है उसे कहते हैं पैंक्रियास। लीवर जो होता है, लीवर से बाइल जूस निकलता है। ये बाइल जूस जो है ये एक येलोइश कलर का एंजाइम या यूं कह लीजिए कि कैटलिस्ट केमिकल होता है, जो कि इसका पहला काम जो होता है स्टोमक में मौजूद जो HCl के प्रभाव की वजह से फूड जो है वह जो एसिड में बदला था उस फूड को बाइल जूस क्या करता है, सॉल्युबल बेस यानी कि अल्कलाइन के फॉर्म में बदल देता है। तो सबसे पहला काम जो है बाइल जूस का है वह ये है कि कन्वर्ट्स द
एसिडिक फूड इन अल्कली बेस, अल्कली बेस के फॉर्म में, सॉल्युबल बेस के फॉर्म में बदल देता है। और दूसरा इसका काम होता है कि ये जो फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं, जो फैट्स होते हैं, उनको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में बदल देता है। यानी फैट्स आर ब्रोकन इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ग्लोब्यूल्स। ये दो काम जो होता है लीवर के द्वारा निकलने वाले बाइल जूस से होता है। लीवर जो होता है वो बाइल जूस को निकाल करके लीवर के ही निचले पार्ट में एक मौजूद एक ग्लैंड होता है जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, वहां पे स्टोर करता है। और उसके बाद जब डाइजेशन की क्रिया शुरू होती है और फूड जो है वो एसिडिक फूड स्टोमक से होते हुए जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो गॉल ब्लैडर से बाइल जूस रिसीव होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। और पहला काम इसका ये होता है कि एसिडिक फूड को अल्कली बेस में बदलता है। दूसरा इसका काम होता है कि जो फैट मौजूद है उन्हें छोटे छोटे बॉल्स या यूं कह लीजिए कि छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में बदल देता है, ताकि आगे चल के बाकी के रिएक्शंस में ये जो फैट है वो आसानी से डिसॉल्वेबल फॉर्म में। इसके आगे लीवर के एक्शन दिखाने के बाद, लीवर के द्वारा जितने भी केमिकल कैटलिस्ट थे उसके एक्शन दिखाने के बाद पैंक्रियास के द्वारा पैंक्रियाटिक जूस जो है वह तीन अलग अलग केमिकल कैटलिस्ट को रिलीज करता है। पहला जो है पैंक्रियाटिक एमलेस, दूसरा जो है ट्राइप्सिन और तीसरा जो है लाइपेज। जो पैंक्रियाटिक एमलेस होता है वह हमारे स्टार्च जो कि हमारे बकल कैविटी में स्लाइवा के द्वारा जो ग्लूकोज था वो स्टार्च के फॉर्म में बनता था। इस स्टार्च को क्या करता है पैंक्रियाटिक एमलेस जो है वह ग्लूकोज के फॉर्म में बदलता है। दूसरा ट्राइप्सिन जो है वह हमारे गैस्ट्रिक जूस के द्वारा जो पेप्सिन एंजाइम्स निकला था और प्रोटीन को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में हमारे स्टोमक में कन्वर्ट किया था, उसको ट्राइप्सिन जो है वह एमिनो एसिड के फॉर्म में बदलता है। और तीसरा लाइपेज जो है वह फैट के स्मॉल ग्लोब्यूल्स को फैटी एसिड के फॉर्म में बदलता है। और इस प्रकार से जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे वो सारे इनसॉल्युबल फॉर्म से सॉल्युबल फॉर्म में, अलग अलग सॉल्युबल फॉर्म में बदल जाते हैं और डाइजेशन की क्रिया कंप्लीट हो जाती है। ये डाइजेशन की क्रिया कंप्लीट होने में लगभग 5 से 6 घंटे तक लगते हैं अलग अलग फूड के हिसाब से। अगर हम वेजिटेरियन भोजन खा रहे हैं तो इसको एवरेजली 5 से 6 घंटे में डिसॉल्व होता है, लेकिन अगर हम लोग नॉन वेजिटेरियन सॉलिड फूड खाते हैं तो इसको और समय ज्यादा लग सकते हैं, यानी 10 से 12 घंटे तक नॉन वेजिटेरियन फूड को डिसॉल्व होने में लगता है और यहाँ तक डाइजेशन की क्रिया कंप्लीट हो जाती है।